हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ मई मंथ 2025। तो ये 3 मई का है, जिसमें हम 1 मई से लेकर के 3 मई तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट आर द टॉपिक्स टुडे? फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट रघु जी भोसले 1। इनका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा, मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस कम रहेगा इस टॉपिक का। सेकंड, जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट, तो ये साइंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ऑल अबाउट वेव्स। वेव्स क्या है? क्रिएटिव इकोनॉमी किसी को कहते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टॉपिक इज पीएम इनॉग्रेट्स विजिंगम पोर्ट। विजिंगम पोर्ट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी रहेगा। फिफ्थ टॉपिक, इनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई इन इंडिया रिपोर्ट। रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और डिटेल्स और एनालिसिस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठा स्कीम, दिस इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? श्रेष्ठा प्रीलिम्स जो आगे आने वाला है उसके लिए। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। रघु जी भोसले 1 के बारे में। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट सक्सेसफुली रिक्लेम्ड द 18th सेंचुरी सेरेमोनियल स्वॉर्ड ऑफ रघु जी भोसले 1 एट ऑक्शन इन लंदन। तो होता क्या था कि मराठा जो थे, मराठा एम्पायर, एक तरह से ब्रिटिश के साथ जब युद्ध होता था तो ब्रिटिश ने मैक्सिमम टाइम्स मराठा एम्पायर्स या मराठा वॉरियर्स को हराया। और इनका जो तलवार था वो लेके कहाँ चले गए? वो लेके चले गए अपने लंदन में। वहाँ के जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं इंडिया के, इनफैक्ट सिर्फ मराठाओं का नहीं, बाकी इंडिया के जितने भी रजवाड़े थे या जितने भी क्लैंस थे या जितने भी वॉरियर्स थे, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको ब्रिटिश म्यूजियम में मिलेगी। या तो कभी 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 वो जीत के ले गए, कभी कभी चुरा के ले गए, कभी कभी धोखे से ले गए, बट ले तो गए। और अभी रिसेंट न्यूज ये है कि वहाँ पे ऐसे ही एक तलवार का ऑक्शन हो रहा था जो श्री राघु जी भोसले 1 से रिलेटेड था, और उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली रिक्लेम कर लिया है, जो कि इंडिया की धरोहर थी, वापस इंडिया में आ गई है। इट इज बिलीव टू बी वॉर लूट। वॉर के बाद जो लूट होता है, पोस्ट बैटल ऑफ सीता बुल्दी, 1817 में बैटल ऑफ सीता बुल्दी हुआ था। द बैटल व्हिच टुक प्लेस नियर सीता बुल्दी फोर्ट इन नागपुर रिजल्टेड इन ब्रिटिश विक्ट्री। ब्रिटिश वहां पे जीते थे। टर्निंग पॉइंट इन द वॉर था लीडिंग टू द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ नागपुर। ब्रिटिश ने ऑक्युपाई कर लिया था नागपुर को। रघु जी भोसले 1 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नागपुर बेस्ड भोसले डायनेस्टी के एक तरह से फाउंडर हैं। मराठा जनरल हैं, बहुत ज्यादा लॉयल मराठा जनरल अंडर छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज के अंदर ये मराठा जनरल थे। कंट्रोल्ड ईस्टर्न रीजन्स लाइक छत्तीसगढ़, संबलपुर, चंदा, उड़ीसा, बंगाल, सबको कंट्रोल किया इन्होंने। हिज डायनेस्टी रूल्ड ओवर द मिनरल रिच विदर्भ रीजन। विदर्भ, आयरन, कॉपर सब पे रूल किया। लेड सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशन इन बंगाल 1745 में और 1755 में, साउथ इंडिया पे भी, डिफीटिंग द नवाब्स ऑफ कुरनूल एंड कुदप्पा। नवाब्स को भी उन्होंने हराया। ऑनर्ड विद द सेना साहब सूबा। सेना साहब सूबा के नाम से, सम्मान से इनको जाना जाता था। श्री शाहू जी महाराज जो थे उनको उन्होंने ऑनर किया सेना साहब सूबा के नाम से। तो रघु जी भोसले के बारे में ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, खासकर सेना साहब सूबा का डिटेल, 18th सेंचुरी का डिटेल, नागपुर का डिटेल, ये सारा डिटेल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रही उनकी तलवार, जहाँ पे गोल्डन गोल्डन काम भी किया हुआ है ना। ठीक है, और ये लंबी सी पतले सी तलवार थी जो कि ब्रिटिश लेकर गए थे। अबाउट द स्वॉर्ड ऑफ रघु जी, द स्वॉर्ड हैज द फिरंगी स्टाइल। आई रिपीट, फिरंगी स्टाइल ऑफ मराठा वेपनरी। तो वेपनरी में अलग अलग स्टाइल होता था, देसी स्टाइल भी होता था, फिरंगी स्टाइल भी होता था। फिरंगी स्टाइल क्यों? कैरेक्टराइज बाई ए स्ट्रेट सिंगल एज्ड यूरोपियन ब्लेड। सिंगल एज, एक साइड में एज है, दूसरे साइड में नहीं है। एक साइड से तलवार आपको मार करेगी, दूसरे साइड से मोटा होगा, तो सिंगल एज्ड तलवार है, सिंगल एज्ड यूरोपियन ब्लेड। पेयर्ड विथ है लोकली क्राफ्टेड मुल्हेरी हिल्ट। लोकली क्राफ्टेड मुल्हेरी हिल्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। एडोर्न विथ इंट्रिकेट गोल्ड इनले, वहां पे गोल्ड भी आपको मिलेगा। तो ये बेसिक डिटेल भी आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में ये भी चीजें पूछी जाती हैं। इट इज इंस्क्राइब्ड विथ अ गोल्ड इनलेट देवनागरी स्क्रिप्ट नियर द हिल्ट, रीडिंग श्रीमंत राघोजी भोसले सेना साहब सुबह फिरंग। तो ये पूरा उस पर लिखा हुआ है, सजेस्टिंग दैट द इंस्क्रिप्शन वाज ईदर क्रिएटेड बाई रघुजी भोसले और वाज यूज्ड बाय हिम पर्सनली। तो ये सारी चीजें डिटेल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडिजिनस वेपनरी भी होती थी, जो अलग अलग राजपूत शासक, सिख शासक, मराठा शासक
वो लोग वॉर के लिए यूज करते थे। डबल एज्ड ब्लेड भी होता था, यहाँ पे आप देखोगे सिंगल एक साइड ब्लेड में एज है, दूसरे साइड नहीं है। दो धारी तलवारें होती थी कि किधर से भी कटोगे मर जाओगे, तो वैसा तलवार ज्यादा यूज होता था, बट इनका ये तलवार फिरंगी स्टाइल का था। टॉपिक नंबर 2, जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट। देखो ये जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो काफी सालों से चल रहा है, अब जाके एक तरह से ये कंप्लीट हो गया। जेनोम इंडिया फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। कंप्लीटेड होल जेनोम सीक्वेंसिंग, कितने का? 10,000 इंडियन इंडिविजुअल का। अब देखो जो हमारा बॉडी का सेल होता है, सेल सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, है ना। ATCG जिनको बोला जाता है, इन सब ATCG से मिलके इनके साथ शुगर मिलके न्यूक्लियोसाइड बनता है, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और न्यूक्लियोसाइड मिलने से क्या बनता है? DNA बनता है, RNA बनता है। DNA और RNA बनते हैं। DNA में 2 स्ट्रैंड होता है, RNA में सिंगल स्ट्रैंड होता है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है, ATCG का जो ऑर्डर होता है, कई बार A के बाद C आ जाएगा, कभी बार A कुछ ऐसे आ जाएगा, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा कहाँ पे स्टोर्ड होता है? ये जीन्स में स्टोर्ड होता है। तो जेनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये जो ATCG और जो पेयरिंग है, जिससे कि किसी भी इंसान के जो ट्रेड्स हैं, फिजिकल डेवलपमेंट और भी जो ट्रेड्स होते हैं, वो ट्रेड्स पता किए जा सकते हैं कि कैसा ट्रेड होना चाहिए, या बॉडी वेट किस तरह का होना चाहिए, और बाकी सब ट्रेड्स, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। और बहुत सारी डिजीज जो होती है वो जेनेटिक डिजीज होती है। जेनेटिक डिजीज मतलब कि जो अगर जीन्स का सीक्वेंस गड़बड़ है, जीन्स के सीक्वेंस में डिजायर्ड नंबर से ज़्यादा जीन्स हैं या कम जीन्स हैं, पेयर जो है ऊपर नीचे हैं, तो उसके वजह से क्या हो जाता है? जेनेटिक डिजीज हो जाता है, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा डाउन सिंड्रोम, ऐसा बहुत सारा आपने डिजीज का नाम सुना होगा। जो डिजीज क्या होती हैं? एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर की डिजीज बोली जाती हैं। तो जब हम यहाँ पे जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो 10,000 इंडिविजुअल, वो 10,000 इंडिविजुअल क्या होंगे? क्या एक सिटी के होंगे? नहीं। क्या एक विलेज के होंगे? नहीं। क्या मेल होंगे? नहीं। क्या फीमेल होंगे? नहीं। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग कम्युनिटी से ये 10,000 इंडिविजुअल का सेल्स लिया गया है और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है कि पूरे इंडिया का एक तरह से जीनोम प्रोफाइल जो है वो तैयार किया जा सके 10,000 इंडिविजुअल्स का। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वहाँ इन्वॉल्व है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सी बॉडी इसमें इन्वॉल्व है। इनिशिएटेड 2020 में इनिशिएट किया गया और थैंकफुली अभी इसको कंप्लीट किया गया। इट इज लेड बाय सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc बैंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु में, वहाँ पे सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इसको लीड कर रहा था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इसका खर्चा दे रहा था। उसके साथ 20 इंस्टीट्यूट और भी कोलैबोरेट कर रहे थे, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। दिस ह्यूज डेटा सेट ऑफ 8 पेटाबाइट्स विल बी स्टोर्ड एट द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इन फरीदाबाद। ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, स्टोर कहाँ पे किया जाएगा? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। तो ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है, कितने इंडिविजुअल का? 10,000। फंड कितने किया? DBT ने। DBT किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर। लीड कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा था? IISc बैंगलोर कर रहा था। और ये डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाएगा? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो कि फरीदाबाद में है। ये सारा का सारा चीज आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिर्फ ह्यूमन नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको जीनोम्स मिलेंगे, जिसमें DNA मिलेगा, DNA का सीक्वेंस मिलेगा, और जो उसके अंदर DNA का बेस मटेरियल है न्यूक्लियोटाइड ACGT, जो कि आप जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो या बेसिक बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता है। जेनोम सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद इन एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम। जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम का सीक्वेंस को जानना को हम क्या बोलते हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग। इसको यूज कहाँ किया जाएगा? डिजीज को अंडरस्टैंड करने में, खासकर जेनेटिक डिजीज जो है, थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, है ना, इन सब डिजीजेस को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। फार्माकोजेनोमिक्स, दिस फील्ड यूज जीनोम सीक्वेंसिंग टू प्रिडिक्ट इंडिविजुअल रेस्पॉन्स टू ड्रग। अलग अलग इंडिविजुअल पे अलग अलग ड्रग का रेस्पॉन्स होता है, सबका फिजियोलॉजी अलग होता है ना। हमारे ही अंदर अगर ये 10,000 लोग अगर आ रहे हैं, हो सकता है कोई उसमें से नॉर्थ ईस्ट से हो, कोई साउथ इंडिया से हो, कोई नॉर्थ इंडिया से हो, तो हर का बॉडी टाइप क्या होगा? अलग अलग होगा। हर का अलग अलग मेडिसिन से रिएक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। हर का अलग अलग वैक्सीन से रिएक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं?
फार्माकोजेनोमिक्स, एग्रीकल्चरल जेनोमिक्स भी, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड चीज़ें भी वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इंसान कैसे इवॉल्व हुआ उसको स्टडी करने में हेल्प मिलेगा। और साथ साथ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जेनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस टू हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल फ्रॉम बायोलॉजिकल एविडेंस लेफ्ट एट द क्राइम सीन। जो भी बायोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा उनको क्राइम सीन पे, जिसका भी जीनोम, तो उसके जीनोम्स को मैच कराया जा सकता है कि किस तरह के इंडिविजुअल का जीनोम से मैच करता है, फिर उस तरह के ही इंडिविजुअल का खोज शुरू हो जाएगा, है ना। तो इससे क्राइम में भी काफी हेल्प मिलेगा। चैलेंजेस फेस बाय जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी चैलेंज ये है कि 10,000 इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, इसमें क्या 10,000 थोड़ा कम नहीं हो गया? यहाँ पे क्या 4,500 पॉपुलेशन ग्रुप है, हमारे पास, हमारे यहाँ ट्राइबल ग्रुप्स ही 10,000 के आसपास होंगे या 4,500 के आसपास हैं। ट्राइबल ग्रुपिंग ही 4,500 है, पॉपुलेशन ग्रुप से अलग अलग। तो फिर 10,000 जीनोम से कैसे काम चलेगा 10,000 लोगों से? इसको 1 लाख होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। जेनेटिक लैंडस्केप इंडिया का बहुत कॉम्प्लेक्स है। लिमिटेशन ऑफ मोनोजेनिक डिजीज फोकस। मोनोजेनिक, जब लोग एक एक जीन से, फॉर एग्जांपल एक जीन से दूसरे, मोस्ट डिजीज आर नॉट मोनोजेनिक। मोनोजेनिक मतलब होता है डिजीज कॉज्ड बाय वेरिएशन इन सिंगल जीन, एक जीन के वजह से। मोनो मतलब एक, जो डिजीज आए उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोजेनिक। तो मोनोजेनिक डिजीज पे यहाँ बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। ट्रीटमेंट जो होगा बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होगा, डेटा सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। एथिकल कंसर्न्स भी है रिगार्डिंग सेंसिटिव जेनोमिक डेटा शेयरिंग, डेटा सिक्योरिटी एंड पायरेसी, सबके लिए यहाँ पे दिक्कत है। कंक्लूजन क्या होगा? जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट एंड ह्यूमन जेनोम सीक्वेंसिंग exemplify the power of science to unravel the mysterious of our genetic code, offering hope for improved healthcare। हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। थर्ड टॉपिक्स है वेव्स। वेव्स क्या है? ऑल अबाउट वेव्स 2025। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगिंस द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट, यहाँ पे जो क्रिएटिव लोग हैं, जो सिंगिंग करने वाले, कुछ क्रिएट करने वाले क्रिएटर्स लोग, है ना, इन्फ्लुएंसर लोग, डांस करने वाले, म्यूजिक करने वाले, तो इन लोगों के लिए वो जो समिट है, इसका नाम क्या है? वेव्स 2025 एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई में हुआ है। और ये लोकेशन भी कई बार एग्जाम के लिए खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेव्स का मतलब क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, तो ये क्या क्या कर रहा है? प्रमोट इंडियाज स्ट्रेंथ, इंडिया का स्ट्रेंथ प्रमोट करना है एवीजीसी एक्सआर सेक्टर में। अब ए का मतलब क्या है? एनिमेशन। वी का मतलब क्या है? विजुअल। ई का मतलब क्या है? इफेक्ट। जी का मतलब यहाँ पे क्या है? गेमिंग। सी का मतलब क्या है? कॉमिक्स। और एक्सटेंडेड रियलिटी के सेक्टर में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इनके सेक्टर में ये वेव्स जो है काम करेगा। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये ऑर्गेनाइज कर रही है ब्रॉडकास्टिंग, इंफोटेनमेंट, है ना, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, इनोवेशन, फिल्म, ये सारा चीज यहाँ पे थीम्स है वेव्स का। सेंट्रल थीम क्या है? क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। इंडिया में क्रिएट करो और पूरे वर्ल्ड के लिए क्रिएट करो। चाहे आपको एनिमेशन क्रिएट करना है, विजुअल्स क्रिएट करने हैं, गेमिंग्स का कुछ क्रिएट करना है। इट एम्स टू प्रमोट डायलॉग, इनोवेशन, कोलेबोरेशन अक्रॉस द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, बूस्टिंग इंडियाज रोल एज अ ग्लोबल हब फॉर डिजिटल कंटेंट। इंडिया का रोल बूस्ट कर रहा है एज अ ग्लोबल हब, किस कंटेंट के लिए? डिजिटल कंटेंट के लिए, और साथ में इनोवेशन के लिए। सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वेव्स पूरा पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रिएटिव इकोनॉमी को ही हम ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। प्रीलिम्स में ये भी आ सकता है, व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी मतलब एक तरह से नॉलेज बेस्ड सेक्टर, क्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएटिव गुड्स, एडवर्टाइजिंग, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, फैशन, फिल्म, म्यूजिक, फोटोग्राफी, पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर, ये सबको हम किस में डाल सकते हैं? ऑरेंज इकोनॉमी में डाल सकते हैं। इंडिया का जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है वो अभी 30 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। 8% ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन 8% काम करती है। ये सेक्टर कितना ग्रो हो सकता है? ये सेक्टर 2422 बिलियन 2023 से 3067 बिलियन 2027 तक ग्रो कर सकता है। गेमिंग, एआई, मेटावर्स, ये सब में स्कोप है। इन इंडिया 100 मिलियन कंटेंट क्रिएटर हैं 2023 तक। 100 मिलियन, सोच रहे हो आप? 10 करोड़ तो इंडिया में कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं। 10 करोड़, व्हाट इज 100 मिलियन? 10 करोड़। इंडिया कैपेबिलिटी टू बिकम ए ग्लोबल क्रिएटिव पावर हाउस। इंडिया एक ग्लोबल क्रिएटिव पावर हाउस बन सकता है। ट्रेडिशन रिच है इंडिया का,
पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक वेव्स फोस्टर अ रॉबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर एमएनई। ग्लोबल लीडर कौन है? इंडिया इज एमिंग टू क्रिएट कंटेंट नॉट जस्ट फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस बट फॉर द वर्ल्ड। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, ये थीम आपको जरूर याद रखना है, प्रीलिम्स में यही काम आएगा। वेव्स एंड द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी। तो वेव्स मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, वेव्स फंडिंग का एक्सेस प्रोवाइड करेगा, वेव वर्ल्ड में, ग्लोब में, वर्ल्ड में एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा और इंक्लूसिव इकोसिस्टम जिससे सबको फायदा हो वो प्रोवाइड करेगा। कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, DNEG, नमित मल्होत्रा जिसको लीड करते हैं, डिलीवर्ड ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स उन्होंने ऑस्कर विनिंग ड्यून 2 के लिए दिया, शोकेसिंग इंडियाज प्रूएस इन विजुअल इफेक्ट एंड एनिमेशन। इंडिया कितना प्रूएस है विजुअल इफेक्ट में, एनिमेशन में। लापिंग स्टूडियो वुमेन ने स्टार्ट किया, अमेज स्टूडियोज जिसमें वर्चुअल रियलिटी वगैरह यूज होता है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक दो एग्जाम्पल काफी हैं आपके मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए, प्रीलिम्स में ऐसे एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे। चैलेंजेस क्या है? फंडिंग क्रंच, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है वो गांव में, विलेज वगैरह में नहीं होगा, मेट्रो सेंट्रिक होगा। स्किल गैप्स है, डिजाइन्स को लेके, एनिमेशन को लेके, है ना, स्किल में गैप होगा लोगों का। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा उसका इन्फोर्समेंट वीक होगा, लोग एक दूसरे का कंटेंट कॉपी करने लगेंगे। रेगुलेटरी ग्रू जोन्स होगा, रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन बहुत इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है ना, जहां जहां रेगुलेशन साइलेंट होगा उसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी ग्रे जोन्स। ठीक है। वे फॉरवर्ड, डेडिकेटेड क्रिएटिव टेक फंड क्रिएट किया जाए। 2000 करोड़ एबीजीसी एक्सआर फंड ऑफ फंड विद फर्स्ट लॉस गारंटी टू क्राउड इन प्राइवेट। रीजनल हब्स बनाए जाए अलग अलग जगह, पैन इंडिया स्किलिंग कराया जाए। आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फास्ट ट्रैक किया जाए। सिंगल विंडो कंप्लायंस, एक विंडो बनाया जाए जहां पे ये इससे कॉम्प्लाई करने वाले सारे लोग अपना कंप्लायंस को फॉलो कर पाए। कंप्लायंस मतलब कुछ भी रूल रेगुलेशन होगा उसको फॉलो कर पाए। टॉपिक नंबर 4, पीएम इनॉग्रेट्स विजिंगम पोर्ट। यहाँ पे आप 3% देख रहे होगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसके अलावा देख रहे होगे केरला के चीफ मिनिस्टर श्री पिनाराई विजयन जी और गौतम अडानी साहब। ये 3 लोग जो हैं फ्राइडे को इन्होंने पोर्ट को इनॉग्रेट किया। कहाँ पे इनॉग्रेट किया? तो विजिंगम पोर्ट को इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर हैज फॉर्मली कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। डीप सी में है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, विजिंगम केरला में है। पहला पोर्ट है, इंडियाज फर्स्ट, आई रिपीट, क्या है? इंडियाज फर्स्ट डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। विजिंगम पोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट लोकेटेड नियर थिरुवनंतपुरम। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया। प्राइवेट के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पे इसको बनाया गया है। डिजाइन भी करेंगे प्राइवेट अडानी साहब, बिल्ड भी करेंगे, पैसे भी लगाएंगे, ऑपरेट भी वही करेंगे और बाद में गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। अब इससे अच्छा क्या चाहिए? It is operated by Adani Vizhingham Port Private Limited with a 61.5% केरला गवर्नमेंट का स्टेक है, 9.6% सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पोजीशन जस्ट 10 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम मेजर इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स। 10 नॉटिकल माइल, जो भी इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स हैं उससे बट 10 नॉटिकल माइल की दूरी पे है। तो रूट्स से जाने वाले जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स, वहां से आके वो लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट काम कर सकते हैं। यूरोप को कनेक्ट करने वाला, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करने वाला, फार ईस्ट इनहेंस एक्सेसिबिलिटी फॉर लार्ज वेसल जिनके लिए पानी का डेप्थ 18 से 20 मीटर का कम से कम चाहिए, उनका खुद का डेप्थ 18 से 20 मीटर होता है, वाटर का डेप्थ और चाहिए, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। नोटेबल फीचर क्या है? सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है, एआई पावर्ड कंट्रोल रूम्स है, इंडिजिनस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इट्स डीप नेचुरल ड्राफ्ट 24 मीटर का ड्राफ्ट है, अलाउ इट्स टू एकोमोडेट अल्ट्रा लार्ज कंटेनर, बहुत लार्ज कंटेनर भी ये यहाँ पे आ सकते हैं। करंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड 3000 मीटर ब्रेक वाटर एंड 800 मीटर कंटेनर बर्थ। अब ये सब बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो पोर्ट्स आप इंडिया के पास कौन है? हल्दिया है, ठीक है, कोलकाता है, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, यहाँ है विजिंगम पोर्ट, कोचीन ऊपर, मैंगलोर, गोवा, मुंबई और मुंद्रा, कांद्रा, जामनगर, ऐसे ऐसे यहाँ से 10 नॉटिकल माइल्स यहाँ से इंटरनेशनल शिपिंग निकलता है। ये रहा विजिंगम, ये वाला पूरा जो एरिया है इधर, यहाँ पे तो ये विजिंगम पोर्ट यहाँ पे पूरा बन रहा है, बन गया, इनफैक्ट इनॉग्रेट हो गया। विजन फॉर अ पोर्ट लेड इकोनॉमी, इंडिया विल सेव अप्रॉक्सीमेटली $220 मिलियन एनुअली बाय मैनेजिंग इट्स ओन ट्रांसशिपमेंट कार्गो। जो हम किसी और को देते थे मैनेज करने के लिए, अब हम खुद को मैनेज कर पाएंगे।
Presently, the country paid additional $80, $100 per container due to reliance on foreign port. है ना, श्रीलंका के पोर्ट्स पे रिलायंस, उसके अलावा मालदीव्स के पोर्ट पे रिलायंस, सिंगापुर के पोर्ट पे रिलायंस, ये रिलायंस हमारा जो है वो कम होगा, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, डिलीवरी डिलेज कम होगा, ये सारा काम यहाँ पे आएगा। पोर्ट लेड इकोनॉमी का विजन क्या है? इन हिज एड्रेस पीएम मोदी emphasized that port cities and coastal state will play a crucial role in realizing the vision of developed India. He noted that government maritime policy over the last decade has focused on integrating modern infrastructure and ease of doing business. Vizingham Port also serve as model of cooperative federalism. Cooperative federalism का मॉडल भी सर्व करता है। कंक्लूजन क्या है? India now has 2 ports in the world, top 30 and rank among the top 20 in the logistic performance index में इंडिया टॉप 20 में है और वर्ल्ड में टॉप 30 में इंडिया के 2 पोर्ट अभी आ जाएंगे विजिंगा पोर्ट के आने के बाद। फिफ्थ टॉपिक, इनहैंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट किसने लॉन्च किया? नीति आयोग। तो ये पता होना चाहिए नीति आयोग ने किसके साथ? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलके, आईएफसी प्लस नीति आयोग ने मिलके जो रिपोर्ट निकाला है वो क्या है? इनहैंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई इन इंडिया। एमएसएमई जो होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर। माइक्रो मतलब छोटी कंपनियां, छोटे ऑर्गेनाइजेशन, छोटा बिजनेसेस, है ना। माइक्रो हो गया या स्मॉल हो गया या मीडियम हो गया, ये इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है। क्या ये लोग जियो से compete कर पाएंगे, रिलायंस से compete कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फॉरेन कंपनी है ना, चाइनीज प्रोडक्ट से compete कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। हम लोग भी तो प्रोडक्ट बनाते हैं एमएसएमई वाले, लेकिन compete कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। तो कैसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाया जाए उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। फॉर्मलाइज नहीं है। 90% ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो एमएसएमई ही है। फाइनेंस नहीं मिल पाते, इनको पैसे नहीं मिल पाते बड़ा करने के लिए। एमएसएमई फेस ह्यूज 80 लाख करोड़ क्रेडिट गैप। 80 लाख करोड़ पैसा चाहिए इनको। अगर इनको इतना पैसा मिलता है तो जाके ये एक बड़ा काम कर पाएंगे। स्किल गैप है। 3.9% ड्रॉप इन नॉलेज बेस्ड हायरिंग poses a challenge to the growth and innovation capacity of MSME. डेटा गैप है। लिमिटेड रिलायबल डेटा ऑन एमएसएमई स्पेशली ऑन जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, ये सब डेटा गैप्स है। इवन द उद्यम डेटाबेस लैक डिटेल इनसाइट, दिस हिंडर पॉलिसी मेकिंग। अदर इश्यूज क्या है? एमएसएमई स्ट्रगल विथ लो प्रोडक्ट वेराइटी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। मिसिंग मिडल मतलब टू फ्यू मीडियम साइज फॉर्म कम है, छोटे फॉर्म ज्यादा है ना। तो अगर एमएसएमई सेक्टर कब ग्रो करता है कि कोई आज माइक्रो सेक्टर है, कल स्मॉल बने, फिर परसों मीडियम बने, फिर लार्ज बने। इंडिया का एमएसएमई सेक्टर लार्ज बन ही नहीं पाता। ये सबसे बड़ा इंडिया के एमएसएमई सेक्टर के साथ प्रॉब्लम है। वेज टू इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई, फाइनेंस एक्सेसिबिलिटी, फाइनेंस का एक्सेसिबिलिटी, पैसे का एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाता है। स्किलिंग गैप रह जाता है, डेटा डेफिशिएंसी हो जाता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की कमी हो जाती है। क्रिएट टारगेटेड पॉलिसीज फॉर स्मॉल फर्म्स, strengthen institutes for collaboration to promote innovation. MSME a crucial pillar of India's economic growth. तो शेयर इन इंडिया जीवीए, इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडेड में शेयर क्या है? पहले से बड़ा है, 27 से 30% हुआ है। सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग में 36 है, एक्सपोर्ट में 45 है। एमएसएमई एक्सपोर्ट 3.95 लाख करोड़ से 12.39 लाख करोड़ तक गया है, मतलब एक्सपोर्ट हम अच्छा कर रहे हैं। और कैटेगरी जो है एमएसएमई की, अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बात करें, एक एमएसएमई में अगर 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है उसको माइक्रो बोलते हैं, 25 करोड़ को स्मॉल बोलेंगे और मीडियम के लिए 125 करोड़ बोलेंगे। टर्नओवर के हिसाब से ये 10, 100 और 500 करोड़ हो जाता है। लास्ट स्कीम, श्रेष्ठ स्कीम, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, श्रेष्ठ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डायरेक्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स in targeted areas, श्रेष्ठ among eligible scheduled caste students के लिए है। शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए ऑलरेडी पीएम एकलव्य स्कूल खोला गया। एकलव्य मॉडल स्कूल जो कि एक रेसिडेंशियल स्कूल है। रेसिडेंशियल स्कूल अलग खोला गया है, जहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है वहां पे एकलव्य मॉडल स्कूल खोला गया। उसके पहले जवाहर नवोदय विद्यालय जो है 1980 से ही अलग अलग जगह पे खोले गए हैं, वो सबके लिए है जवाहर नवोदय विद्यालय। शेड्यूल ट्राइब के लिए जनरली एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए, और ये शेड्यूल कास्ट के लिए कोई स्कूल नहीं खोला जा रहा है, बट इनके लिए ये प्रोग्राम है जिसको बोला जा रहा है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन। इनको रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके हाई स्कूल्स में। 9th क्लास में, अगर कोई 8th क्लास में है, 8th से 9th में जा रहा है, उसके लिए ये स्कीम है। कोई 10th क्लास में है, 10th से 11th में जाएगा, उसके लिए ये स्कीम है।
उनको रेसिडेंशियल स्कूल्स में रखा जाएगा, अच्छे जगह पे रखा जाएगा, प्राइवेट स्कूल्स में रखा जाएगा। इसका फंड गवर्नमेंट, एनजीओ ये सब मिलके उठाएंगी। श्रेष्ठ स्कीम जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे फंडिंग कर रही है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है, आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। सिर्फ ये शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है यहाँ नोडल मिनिस्ट्री है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आधे लोग यही गलती करेंगे, जहां मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिखेगा वहां पे वो टिक कर देंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ श्रेष्ठ स्कीम क्या है? टू ऑफर एक्सेलेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू डिजर्विंग शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, जो ग्रेड 9 में है, ग्रेड 11 में है, उनको रेसिडेंशियल प्रोग्राम के थ्रू बहुत अच्छा एजुकेशन देना। गैप्स जो भी हैं डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट में, डोमिनेंट एरियाज में एजुकेशन में, उनको वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ के साथ कोलेबरेट करके कम करना है ना। तो ये सारा इस पूरे स्कीम का काम है। एलिजिबिलिटी क्या है? स्टूडेंट 8th क्लास में होना चाहिए या स्टूडेंट 10th क्लास में। तो 8th से 9th में जाएगा तो मिलेगा, 10th से 11th में जाएगा तो मिलेगा। और उस फैमिली का इनकम 2 लाख पर ईयर से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई शेड्यूल कास्ट बच्चा है, उसके फैमिली का इनकम 15 लाख है, उसको भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसका फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख पर ईयर होना चाहिए। ब्रिज कोर्स भी चलाया जाएगा, कुछ बच्चे जो थोड़े वीक है उनके लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा कि वो इस स्कीम का फायदा उठा सके। मिनिस्ट्री monitors the progress of a student regularly. Institutions are required to disclose performance on their website and the e-Anudan online portal, ensuring transparency. Installation of cameras in institution, providing live feeds for monitoring purpose. All the institutions are liable for a field visit by an inspection team. इंस्पेक्शन टीम जो होगी फील्ड विजिट जाएगी और जा करके देखेगी कि ये लोग अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ई अनुदान ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए है। दिस पोर्टल ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इंप्लीमेंट करने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, बाद में एनजीओ भी आएंगी। तो श्रेष्ठता क्या है? शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस स्टेट चोजन एनुअली थ्रू नेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। इनके लिए नेशनल इंटरेस्ट टेस्ट भी होगा, नेट्स करके टेस्ट होगा। 9th क्लास के बच्चों के लिए, 11th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, जो 9th में जा रहे होंगे या 11th में जा रहे होंगे, तो 9 से 10 तक, 11 से 12 तक ये लोग सारे बच्चे पढ़ेंगे। तो ऐसे करके और बाद में एनजीओ के हेल्प से भी इनको आगे पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।